कक्षा में भाषा शिक्षण की दृष्टि से अध्यापन के सिद्धांत हमने पहले वीडियो में हमने कुल 7 सिद्धांतों का अध्ययन किया, जिसमें पहला था बोलचाल या अभ्यास का सिद्धांत, दूसरा था व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, तीसरा था स्वाभाविकता का सिद्धांत, चौथा था क्रियाशीलता का सिद्धांत, पांचवा था उत्प्रेरणा का सिद्धांत, छठा उपयुक्त क्रम का सिद्धांत, सातवां अनुकरण का सिद्धांत, आठवां। ये 7 सिद्धांतों का अध्ययन हम कर चुके हैं पहले वीडियो में। अब हम 8वां सिद्धांत ले रहे हैं, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। शिक्षण सूत्रों को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया? इसके जन्मदाता कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर इनके जन्मदाता कहे जाते हैं। हालांकि बहुत समय से ही ये शिक्षण सूत्र, इन शिक्षण सूत्रों के आधार पर शिक्षण हो रहा था और विभिन्न जो शिक्षा शास्त्री हैं या जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने समय समय पर इस बात पर विचार भी किया कि कक्ष हैं, इसके अंदर जब अध्यापन करवाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन शिक्षण सिद्धांतों को अपनाया जाए। इस बात को लेकर हर्बर्ट स्पेंसर ने ये 9 शिक्षण सूत्र दिए, जिसका हम अध्ययन करेंगे कि इन शिक्षण सूत्रों के आधार पर भाषा शिक्षण भी करवाया जाए। तो भाषा शिक्षण में इन शिक्षण सूत्रों का अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ही जल्दी छात्रों को समझ में आ जाएगा, छात्र जल्दी समझेंगे, छात्रों में रुचि उत्पन्न होगी, छात्र रुचिपूर्वक सुनेंगे और उनको समझने में भी आसानी होगी। इसलिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है, इन सिद्धांतों का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। पहला है सरल से कठिन की ओर, यानी जो सरल चीज है वो पहले बताई जाए। अध्यापक पहले विद्यार्थियों के सामने भाषा शिक्षण के अंदर, अगर भाषा शिक्षण की हम बात करें तो पहले विद्यार्थियों के सामने सबसे पहले सरल शब्द, बिना मात्रा वाले शब्द, सरल शब्द रखे, सरल वाक्य रखे, जो कोई बालकों को आसानी से समझ सके, और फिर धीरे धीरे उस कठिन की तरफ ले जाए। शब्दों में अगर बात करें तो जैसे सबसे पहले हम जब सिखाते हैं तो बिल्कुल बिना मात्रा वाले शब्द सिखाते हैं, जैसे हम वह, इस प्रकार के शब्द सिखाते हैं। फिर एक एक आ की मात्रा वाले, राम, गया, आया, उसके पश्चात ई की मात्रा वाले, गई, इस प्रकार ई की मात्रा, फिर ऊ की मात्रा आएगी। तो धीरे धीरे और उसके पश्चात कठिन शब्द, बड़े बड़े 3 वर्णों के शब्द, फिर 4 वर्णों के शब्द। तो इस प्रकार शब्द, और फिर वाक्य जब सिखाते हैं तो पहले सरल वाक्य और उसके बाद में कठिन वाक्य। तो इस प्रकार पहले सरल से कठिन की ओर इस शिक्षण सूत्र का अगर प्रयोग कक्षा में किया जाए तो बालक जल्दी सीख जाएगा। सिर्फ ये मैंने एक उदाहरण दिया है, हर कक्षा में ये हो सकता है। पहले सरल चीज छात्रों के सामने रखी जाए, छात्रों को वह सिखाया जाए, और उसके बाद उनको कठिन टॉपिक सिखाया जाए, तो जल्दी ही सीख जाएंगे। दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी जो स्थूल चीज है, जो स्थूल वस्तु है, उसको पहले सिखाया जाए।
स्थूल वस्तु को पहले सिखाने से बालक जल्दी सीख जाएगा। पहले उनको इस प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान दे जो कि नेत्र, कर्ण, घ्राण, स्वाद, ये जितनी भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से संबंधित पदार्थ स्थूल पदार्थ कहलाते हैं। यानी इनका उपयोग करके हम चीजों को सीख सकते हैं, वो स्थूल चीजें कहलाती हैं। लेकिन जिन चीजों को हम नहीं देख सकते, जैसे आत्मा, भगवान, बुद्धि, इसने देखे, ये चीज दिखती नहीं है, लेकिन इनके बारे में समझाना भी आवश्यक है। तो इन चीजों को बाद में, पहले जो चीज देखी गई है, जैसे गाय के बारे में पहले सबसे पहले लेख लिखवाते हैं। क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि उसको बालक देखता है और फिर उनका वर्णन करता है। तो देखी गई चीज को पहले सिखाए, उसके बाद में सूक्ष्म की तरफ ले जाए, जो कि नहीं देखी गई, नहीं सुनी गई है, जिसका स्वाद नहीं लिया गया, जिसको स्पर्श नहीं किया गया, उनको बाद में बताए, तो आसानी से सीख जाएंगे बालक। बालकों को सीखने में आसानी रहेगी। ज्ञात से अज्ञात की ओर नेक्स्ट सिद्धांत है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीज ज्ञात है उसको पहले सिखाई जाती है। ज्ञात चीजों को बालक जो जानता है उसको पहले बताया जाए और उस ज्ञान को जोड़कर फिर अज्ञात जो बालक नहीं जानता है उस तक ले जाए। जैसे मान लीजिए भारत के बारे में बालक जानता है, लेकिन यूरोपीय देशों के बारे में बालक नहीं जानता। तो सबसे पहले भारत से शुरुआत की जाए। हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। भारत कौन से महाद्वीप में आया हुआ है? एशिया में आया हुआ है। भारत एशिया महाद्वीप के बिल्कुल जो पास में है, उनकी जो सीमा एक पर्वत बनाता है, उसके पास में कौन सा महाद्वीप है? या फिर रूस कौन कौन से दो महाद्वीपों में आया हुआ है? तो एशिया और यूरोप। अब यूरोप महाद्वीप के बारे में आप बताइए। यानी वहां तक उनको पहुंचाया गया, वहां तक उनको ले जाया गया, जो ज्ञात चीज है वहां तक ले जाया गया, उसके पश्चात उनको समझाया गया। ज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने से बालक जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। और प्राप्त ज्ञान, जब हम ज्ञात चीज को पहले बताते हैं और अज्ञात चीज को जब हम बाद में बताते हैं, तो जो प्राप्त ज्ञान होता है वो स्थिर होता है, वो उनके मस्तिष्क में स्थिर रहता है। इसलिए हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर हमेशा ही शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। पहले बालकों को जो उन्होंने जो देखी गई वस्तुएं हैं उनके बारे में बताना चाहिए। यानी पहले बालकों को मातृभाषा, अगर भाषा शिक्षण की हम बात करें तो पहले बालकों को मातृभाषा में बताएं और उसके बाद में क्षेत्रीय भाषा, फिर राष्ट्रभाषा, फिर अन्य विदेशी भाषाएं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि बालक जल्दी सीख जाएगा। जो ज्ञात है वो जल्दी सीख जाएगा, उसके बाद में अज्ञात चीजों को वो ग्रहण करता जाएगा। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का, शिक्षण सूत्र का प्रयोग कक्षा कक्ष में करना चाहिए। नेक्स्ट है विशेष से सामान्य की ओर। जो विशेष चीज है उसको पहले सिखाया जाए, विद्यार्थियों के सामने विशेष तथ्य पहले रखे जाए, जो मुख्य तथ्य है वो पहले रखे जाए और उसके बाद में सामान्य नियमों या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाए। जैसे हम व्याकरण के पाठों में देखते हैं तो पहले उनके सामने उदाहरण रखे जाए
और उसके बाद में उनका नियमीकरण किया जाए, उनके बाद में उनके सिद्धांत बताए जाए। जैसे सर्वनाम के बारे में, तो वह, तुम, मैं, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम है। अब इसके बाद में इनका नियमीकरण करें कि जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। क्यों? पहले जब हमने उनको उदाहरण दिए कि वह, जैसे वहां राम खड़ा है तो वह, वहां उस बाल, या कोई पास में है तो उसको कहेंगे तुम, मैं। अब इनकी जगह, राम की जगह वह शब्द का प्रयोग हुआ, उनकी जगह तुम का प्रयोग हुआ, मेरी जगह, मेरे नाम की जगह मैं का प्रयोग हुआ। इन्हें संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो वो जल्दी समझ जाएंगे। इन्हें जो विशेष चीज है वो पहले बताई जाए, फिर सामान्य की तरफ ले जाया जाए, तो वो जल्दी सीख जाएंगे। पांचवा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित, विद्यार्थियों में जब वो स्कूल जाते हैं तो उनका ज्ञान अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। जब वो विद्यालय जाते हैं तो उनका ज्ञान अनिश्चित होता है, अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट, वो पूरी तरह से नहीं समझते, किसी बात को पूरी तरह से नहीं समझते। कई बार सिर्फ उसके बारे में सुना हुआ होता है, कई बार सुना हुआ भी नहीं होता है। तो उस जो अनिश्चित चीज है, उन अनिश्चित चीजों को एक कुशल अध्यापक किस प्रकार निश्चित की ओर स्पष्ट ज्ञान की तरफ ले जाता है, वह अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है। उनको निश्चित ज्ञान नहीं, भाषा का निश्चित ज्ञान नहीं। पहले क्या आएगा शब्द, उसके बाद शब्द कौन सा आएगा, इस प्रकार से वाक्य में उनको निश्चित ज्ञान नहीं है। जैसे कई बार हम कहते हैं पानी, नहीं पानी लाओ, पानी पीना है, और सिर्फ कह दिया पानी। इसका मतलब यानी कहीं ना कहीं बालक जब घर में छोटा होता है तो वो अनिश्चित वाक्य बोलता है, आगे पीछे शब्दों को कर लेता है, लघु वाक्य बोल देता है, वाक्य को पूर्ण नहीं कर पाता है। तो ये चीजें अनिश्चित है और उनको निश्चितता की तरफ ले जाया जाए, उनको निश्चितता की तरफ ले जाए। जो अनिश्चित चीज है उनको निश्चितता की तरफ ले जाया जाए। यह पांचवा शिक्षण सूत्र है और इससे बालक जल्दी सीख जाते हैं। फिर है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण चीज है उसको पहले बताई जाए और फिर अंश को बताया जाए। पूर्ण, बालक हर चीज को पूर्ण इकाई के रूप में देखता है। एक गाय तो वो पूरी गाय को देखता है, उसके बाद में वो समझता है कि इसके 4 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 सींग हैं, 1 पूंछ है, 2 कान हैं। यानी पहले वो पूर्ण रूप से उसको देखता है। कुत्ता और बिल्ली दोनों को पास पास में, बालक को, जिसने कभी कुत्ता नहीं देखा है, बिल्ली नहीं देखी है, ऐसे बालक, छोटा बालक के सामने अगर दोनों को रख दिया जाए तो क्या होगा? वो दोनों को पूर्ण रूप से देखेगा और उसके बाद में उनमें अंतर करेगा। पहले तो वो ये देखेगा कि इसके भी 4 पैर है, इसके भी 4 पैर है, इसके भी 2 आंखें, इसके भी 2, यानी पूर्ण रूप से दोनों को समझेगा। पूर्ण रूप से समझने के बाद उसमें अंतर करेगा। पहले उसको पूर्ण बताया जाए और उसके बाद में अंश की तरफ ले जाया जाए। छोटे चीजों को बाद में बताया जाए। अगर हमें किसी पेड़ के बारे में बताना है तो पहले पूरे पेड़ के बारे में बताइए, पेड़ का चित्र बताइए, उसके बाद में बताइए कि ये जड़ें, नीचे जड़ें होती हैं जमीन के अंदर, ये तना होता है,
इसके ऊपर ये डालियाँ होती हैं, फिर पत्तियाँ होती हैं, यानी छोटी चीज़ों को, अंश को बाद में बताया जाए, पहले पूर्ण रूप से उसको दिखाया जाए। पूर्ण को बालक जल्दी सीख लेता है और फिर छोटी छोटी चीज़ों को सीखेगा। पूर्ण को सीखने के बाद छोटी छोटी चीज़ों को सीखेगा। इसलिए पूर्ण से अंश की तरफ ज्ञान देना भाषा शिक्षण में भी बहुत ही आवश्यक है। इसके पश्चात अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव जनित चीज है उससे तर्क की तरफ बालक को सिखाई जाए। यानी इसका अभिप्राय है कि बालक विद्यार्थियों को, अध्यापक विद्यार्थियों को पहले इंद्रिय जनित अनुभव करवाए, जो कि वो इंद्रियों से देख सकता है, सुन सकता है, वो अनुभव करवाए, और फिर धीरे धीरे तार्किक क्रम से वो आगे ले जाए। जैसे हम देखते हैं कि पहले बालक ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा हुआ होता है, उसका जो अनुभव होता है वो काम में नहीं। बालक का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनुभव अवश्य होता है, हर बालक का वो कुछ ना कुछ अवश्य जानता है। जैसे जब स्कूल आता है बालक, तब भी वो बहुत सारी चीजें सीख कर आता है घर पर। ये नहीं है कि हम स्कूल में उसको सिखाते हैं, अपने माता पिता से बहुत सारी चीजें वो सीख कर आता है। इसलिए उनके कुछ अनुभव होते हैं और उनको उनके आधार पर तर्क वितर्क, तर्क की चीजें सिखाई जाए, जिससे बालक बहुत ही जल्दी सीख जाएगा। फिर है ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा बालक को दी जाए, और इसका अभिप्राय है कि बालक का जितना अधिक संबंध बालकों के ज्ञानेंद्रियों के साथ रहेगा, उतना ही वो अधिक सीखेगा। यानी उनके ज्ञानेंद्रियों से देखकर मॉडल दिखाए जाए, चित्र दिखाए जाए, आवाज सुनाई जाए, दृश्य श्रव्य सामग्री जिसमें दृश्य भी हो श्रव्य भी हो, सिनेमा की तरह वो दिखाया जाए, श्रव्य सामग्री सुनाया जाए टेप रिकॉर्डर के माध्यम से या अन्य माध्यम से। तो इस प्रकार से ये जो विभिन्न जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो शिक्षा है वो बालक को दी जाए। यदि किसी चीज को हम कक्षा में ला सकते हैं तब तो लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को, जैसे पृथ्वी है, कक्षा में नहीं बता सकते, तो उसका मॉडल लेके आ गए, ग्लोब, और उसके द्वारा उसको समझाया गया। यानी ज्ञानेंद्रियों से वो देखकर सीधा देखता है कि इस तरह की पृथ्वी है, इसके ऊपर यहाँ पर ये भारत है, यहाँ पर ये महाद्वीप आया हुआ है, यहाँ ये महाद्वीप आया हुआ है, यहाँ पर ये महासागर आया हुआ है, ग्लोब की सहायता से या नक्शे की सहायता से दिखाया जाए। तो ज्ञानेंद्रियों की इसी प्रकार से भाषा शिक्षण में भी ज्ञानेंद्रियों को काम में ले, जिस माध्यम से वो जल्दी सीख जाएगा, और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसको शिक्षा दी जाए, इस पर जोर दिया जाए। फिर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण यानी फैलाना, संश्लेषण यानी उसको शामिल इकट्ठा करना। जब हम किसी वाक्य या शब्द या किसी भाव का विश्लेषण करते हैं तो इतना ही पर्याप्त नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण करना ही पर्याप्त नहीं होता। विश्लेषण करने के पश्चात उसका संश्लेषण करना भी आवश्यक होता है, उसको पुनः समेटना भी आवश्यक होता है, जिससे कि विद्यार्थियों को भाव विचार की ओर उन्मुख किया जा सके। उनका संश्लेषण करके एक सुस्पष्ट ज्ञान उनको दिया जाए। पहले किसी भी चीज का विश्लेषण करना और उसके पश्चात उनका संश्लेषण करना। पहले किसी बात को, किसी टॉपिक को, किसी समस्या का विश्लेषण किया जाए, उसको फैलाई जाए, नहीं उसका विश्लेषण किया जाए, उनके विभिन्न अलग अलग रूपों में उसको देखा जाए, अलग अलग तरह से उसको देखा जाए समस्या को, और उसके बाद में उसका संश्लेषण किया जाए, उसके उत्तर की तरफ उसके बाद में बढ़ा जाए, तो बालक जल्दी
सीख जाएगा। इस प्रकार से ये 9 शिक्षण के सूत्र हैं। 9 शिक्षण सूत्र हर्बर्ट स्पेंसर ने दिए थे और कक्षा कक्ष में भाषा शिक्षण की दृष्टि से अध्यापन के अगर सिद्धांतों में देखा जाए तो यहाँ सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद।